हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। प्यारे साथियों, हम लोग बहुत ही शानदार वाला जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग बात करेंगे आज विजयनगर साम्राज्य की। किसकी बात करेंगे? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य, देखिए, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हम लोगों ने बात की थी और मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो नए राज्यों का अस्तित्व हुआ। दो नए राज्य कौन कौन से थे? एक मुस्लिम राज्य था और एक हिंदू राज्य था। मुस्लिम राज्य कौन सा? बहमनी। जबकि हिंदू राज्य की यदि हम लोग चर्चा करें तो हिंदू राज्य कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य। आ गई बात समझ? विजयनगर के बारे में यदि हम बात करें, विजयनगर, वर्तमान विजयनगर का नाम क्या है? तो हम्पी। हम्पी बोले तो क्या? कर्नाटक। पहला सा बेसिक सा साधारण सा आपका प्रश्न ये बन सकता है कि विजयनगर वर्तमान क्या है? हम्पी। हम्पी बोले तो कहां पर? कर्नाटक में। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रथम अखिल भारतीय हिंदू साम्राज्य कौन सा था? यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखना कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रथम अखिल भारतीय हिंदू साम्राज्य कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है कि वर्तमान नाम क्या है। एक तो वर्तमान हम्पी, क्या चीज? हम्पी। और हम्पी बोले तो क्या? कर्नाटक। हम्पी बोले तो क्या? कर्नाटक। दूसरी चीज ध्यान क्या रखनी है? दूसरी चीज ध्यान ये रखनी है कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रथम अखिल भारतीय हिंदू साम्राज्य था। अखिल भारतीय हिंदू साम्राज्य। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? बात करें दिल्ली सल्तनत काल के दौरान, तो पहला ऐसा अखिल भारतीय साम्राज्य है जिसकी स्थापना कब हुई है? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हुई है। ध्यान दीजिएगा, बाबर ने अपने ग्रंथ बाबरनामा में भी इसका क्या किया है? उल्लेख किया है, जहां वो संपूर्ण भारत में दो हिंदू राज्यों का उल्लेख करता है। एक तो मेवाड़ और दूसरा किसका उल्लेख करता है? विजयनगर का। किसका उल्लेख करता है? विजयनगर का उल्लेख ये करता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि वस्तुतः मुगल साम्राज्य के काल के दौरान भी हमें विजयनगर का उल्लेख मिलता है और दिल्ली सल्तनत काल के दौरान इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। विजयनगर वर्तमान में बात करें तो हम्पी कर्नाटक। हम्पी कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वो उस समय किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर के नाम से जाना जाता था। कैसे बना, स्थापना कैसे हुई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, स्थापना कैसे हुई, ये बड़ा प्रश्न है। अब सुनिएगा शांति से। तुगलक वंश काल के दौरान, या फिर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, किसकी बात करें? मोहम्मद बिन तुगलक की, तो एमबीटी ने कांपिल्य या कांपली कर्नाटक के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। और इस आक्रमण के दौरान वो दो लोगों को बंदी बना करके लाता है। कहां पर? दिल्ली में। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान कांपिल्य या कांपली कर्नाटक के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया। और इस दौरान वो 2 लोगों को, कितने लोगों को? 2 लोगों को क्या लेकर के आता है? बंदी बना करके लेके आता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन लेके आता है? मोहम्मद बिन तुगलक कांपिल्य या कांपली आक्रमण के दौरान 2 लोगों को वहां से बंदी बना करके लेके आता है। और ये दोनों के दोनों लोग जो थे वो वस्तुतः हिंदू व्यक्ति हुआ करते थे। ध्यान दीजिएगा कि एमबीटी ने, किसने? एमबीटी ने कांपिल्य या कांपली, कांपिल्य या कांपली, ध्यान रखना, ठीक है ना? कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक। आक्रमण के दौरान, आक्रमण के दौरान 2 लोगों को या 2 व्यक्तियों को, 2 लोगों को बंदी बना करके लाता है, बंदी बनाकर लाया। ठीक है, ये कौन है आपका? मोहम्मद बिन तुगलक है। ये आपका कौन है? एमबीटी है। और ये 2 लोग कौन है जिन्हें ये बंदी बना करके लेके आता है? क्या लेकर के आता है? बंदी बना करके लेके आता है। ये 2 लोग कोई और नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना करी। ठीक है, दोनों आपस में क्या है? भाई हैं। और दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है हरिहर और दूसरे का नाम है बुक्का। एक का नाम क्या है? हरिहर और दूसरे का नाम क्या है? बुक्का। ध्यान दीजिएगा, एक का नाम क्या है? हरिहर और दूसरे का नाम नंबर 1 और नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, पहला जो व्यक्ति आपका है वो कौन है? हरिहर है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन है? बुक्का है। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों के दोनों जो है आपस में क्या है? दोनों आपस में भाई थे। दोनों आपस में क्या है? भाई थे। दोनों आपस में क्या थे? भाई थे। आगे बात समझ में कितनी क्लियर है? इनके पिताजी की यदि बात करें, इनके पिताजी की यदि हम लोग चर्चा करें तो इनके पिता का नाम, ध्यान दीजिएगा, इनके पिता का नाम था संगम। पिता का नाम क्या है? संगम यादव। पिता का नाम क्या है? संगम यादव। पिता का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, पिता का नाम क्या है? संगम यादव है। देखो वापस सुनो, मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने कांपिल्य या कांपली कर्नाटक पर आक्रमण किया और वहां से 2 लोगों को अपने साथ में बंदी बना करके लेके आया। एक का नाम हरिहर है, दूसरे का नाम क्या है? बुक्का है। क्या है? बुक्का। ये दोनों भाई थे। इनके पिता का नाम क्या है? संगम यादव। क्या नाम है? पिता का नाम संगम यादव था। और ये जो पिताजी हुआ करते थे इनके, ये पिताजी काकतीय वंश या फिर हम बोले होयसेल वंश, इस होयसेल वंश के सामंत हुआ करते थे। कौन? इनके पिताजी, जिनका नाम क्या था? संगम यादव। क्या नाम था? संगम यादव। इतनी बात समझ में आ गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक जब इन दोनों को बंदी बना करके लेके आया, दोनों को बंदी बना करके लेके आया और बंदी बना करके ला करके अपने दरबार में खड़ा किया। और खड़ा करने के बाद में इनको कहा कि इस्लाम कबूलो। क्या करो? इस्लाम कबूलो। दोनों के सामने शर्त रखी एमबीटी ने। क्या शर्त रखी? कि इस्लाम कबूलो। और इन दोनों ही लोगों ने इस्लाम कबूलने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इस स्थिति में दोनों लोगों को, दोनों लोग कौन? हरिहर और बुक्का, इन दोनों को इस एमबीटी ने क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। आगे बात समझ में क्लियर है? इन दोनों के सामने एमबीटी ने शर्त रखी। क्या शर्त रखी? ध्यान रखिएगा, शर्त क्या रखी है एमबीटी ने? एमबीटी ने शर्त रखी कि एमबीटी ने क्या रखी शर्त इसके सामने? एमबीटी की शर्त क्या थी? ध्यान रखिएगा कि इस्लाम कबूल करे।
कि इस्लाम कबूल करे। क्या करे? इस्लाम कबूल करे। ध्यान रखना, इस्लाम कबूल करे। और जब ये शर्त रखी तो दोनों ने मानने से इनकार किया। दोनों ने शर्त मानने से इनकार किया। शर्त मानने से क्या किया? इनकार किया। शर्त मानने से क्या किया? इनकार किया। और जब शर्त मानने पर इनकार किया तो दोनों को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। दोनों को क्या कर दिया? दोनों को जेल में डाल दिया। दोनों को कहां डाल दिया? जेल में डाल दिया। वापिस सुनिएगा। विजयनगर साम्राज्य दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रथम स्थापित प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य है। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान स्थापित प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कांपिले या कांपली कर्नाटक के ऊपर आक्रमण किया तो वहां से दो लोगों को बंदी बना करके लेके आता है। दो लोग कौन है? हरिहर और बुक्का है। और इस हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम था संगम यादव। ये संगम यादव जो थे वो होयसल या फिर काकतीय जो वंश था, इस काकतीय वंश के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों के सामने शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि इस्लाम कबूल करे। लेकिन दोनों ने शर्त मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो दोनों को क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिए गए। अब इस स्थिति में क्या करे? उन्हें ये लगा, इन दोनों भाइयों को ये लगा कि ये तो मामला खराब हो गया। ये तो मामला क्या हो गया? खराब हो गया। यदि यही वाली स्थिति रही, यदि यही स्थिति रही तो भैया हम तो यहां जेल में सड़ जाएंगे। तो दोनों ने क्या करा? षड्यंत्र रचा। क्या रचा? षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र रचने के बाद में षड्यंत्र रचा, देखो क्या करा? षड्यंत्र रच इस्लाम को कबूल किया। षड्यंत्र रच इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल किया। षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद में क्या किया इन्होंने? इस्लाम कबूल किया। अब देखो बहुत ध्यान से पढ़ना, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल किया तो इस स्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों को, जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दोनों भाइयों को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा। ध्यान रखना कि एमबीटी ने, किसने? एमबीटी ने दोनों को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। एमबीटी ने दोनों को, किसको? दोनों को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। कहां पर भेज दिया? दक्षिण भारत के अभियान पर भेज दिया। किसने भेजा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब भेजा? जब इन दोनों लोगों ने इस्लाम को क्या कर लिया था? कबूल कर लिया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब सुनिएगा, आगे बात यदि करते हैं तो कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, जब दोनों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको कहां भेज दिया? दक्षिण भारत भेज दिया। कहां भेज दिया? दक्षिण भारत भेज दिया कि अब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब जाओ दक्षिण भारत के वहां पर जाकर के क्या करो? आप साम्राज्य की स्थापना करो, बढ़िया सा अपना जो है साम्राज्य विस्तार करो। तो जब दोनों दक्षिण भारत अभियान पर गए, जब दोनों दक्षिण भारत अभियान पर गए तो दक्षिण भारत अभियान, क्योंकि उन्हें तो वहां से निकलना था, षड्यंत्र था ये, है ना? तो वहां से निकलने के बाद में उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित किया। और स्वतंत्र घोषित करने के साथ ही साथ 1336 ईस्वी में उन्होंने एक नए स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम था? विजयनगर साम्राज्य। तो देखिएगा कि दोनों भाइयों ने दक्षिण भारत अभियान के दौरान
अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर, अपने आप को, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर, एक नए साम्राज्य की स्थापना की, एक नए साम्राज्य की नए साम्राज्य की स्थापना की। अब सुनो कहानी। तो इन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना की, और साम्राज्य कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य। अब देखो ध्यान देना भाई, यदि हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, किसकी बात करें हम लोग? विजयनगर साम्राज्य की। तो कैसे है विजयनगर साम्राज्य? ये जो आपका कृष्णा और तुंगभद्रा रायचूर दोआब क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा, क्या चीज? कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदियों का जो क्षेत्र हुआ करता था, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं? रायचूर दोआब क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रायचूर दोआब क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका रायचूर दोआब क्षेत्र कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं दक्कन का अखाड़ा। क्या बोलते हैं? दक्कन का अखाड़ा। आगे बात समझ में क्लियर है ना? ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहीं पर ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? यही वाला क्षेत्र, यही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? विजयनगर साम्राज्य है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य है। धीरे 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 करके जो है इसका पूरा का पूरा प्रचार प्रसार जो हुआ, ये उत्तर जो है दक्षिणी भारत में चारों तरफ जो है इसकी सीमाएं फैल गई। और इधर जो था, इधर वस्तुतः यदि हम बात करें तो वस्तुतः कौन सा? बहमनी साम्राज्य भी था यहाँ पर। कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? बहमनी साम्राज्य। यहाँ पर कौन सा साम्राज्य था? बहमनी साम्राज्य। और यहाँ पर यदि हम बात करें, क्या चीज? हम्पी जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम्पी। ध्यान दीजिएगा, क्या है? हम्पी। ठीक है, हम्पी कर्नाटक। हम्पी कर्नाटक। हम्पी कहां पर? कर्नाटक। यही आपका कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य। ध्यान रखना कि इस हम्पी को, किसको? हम्पी नगर को विश्व धरोहर सूची में क्या किया जा चुका है? शामिल किया जा चुका है। ध्यान रखना, हम्पी जो है विश्व धरोहर सूची, विश्व विरासत में शामिल है। विश्व विरासत में शामिल है। आ गई बात समझ में? हम्पी क्या है? विश्व विरासत सूची में शामिल है। यही आपका कौन सा साम्राज्य है? विजयनगर साम्राज्य। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ये बात हो गई क्लियर। अब ये पूरा का पूरा देखो दोआब क्षेत्र है। एक तो भाई सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है। कौन सा? दोआब। इसकी जो राजधानी थी वो थे अनेगोंडी। कौन सी? अनेगोंडी। राजधानी क्या है? ध्यान रखना, राजधानी अनेगोंडी। अनेगोंडी क्या है? अनेगोंडी। ये क्या थी? इसकी राजधानी थी। क्या थी? राजधानी। अगली बात समझ में क्लियर है ना? तो इस प्रकार से एक नए हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई है। किसके शासनकाल के दौरान हुई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई है। ध्यान रखिएगा, हम्पी जो था कर्नाटक, ये विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसके पीछे क्या कारण है, ये भी हम लोग बात अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्तमान विजयनगर की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान विजयनगर हम्पी कर्नाटक। ठीक है, कहां पर? हम्पी कर्नाटक में था। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस प्रकार से यहां पर एक नए साम्राज्य की क्या हुई है? स्थापना हुई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विजयनगर साम्राज्य। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कथन मिलते हैं? जैसे एक विदेशी यात्री थे जिनका नाम था डोमिगोन्स। क्या नाम था? डोमिगोन्स। डोमिगोन्स क्या बोलते हैं? मैंने जो देखा,
क्या चीज? मैंने जो देखा यह मतलब विजयनगर रोम के जितना बड़ा था। कितना बड़ा था? रोम के जितना बड़ा था। और यह विश्व का सबसे सुव्यवस्थित नगर था। विजयनगर के लिए देखो कथन बता रहा हूं, विजयनगर के लिए कथन ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन आपसे बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कथन किसके लिए है। तो विजयनगर साम्राज्य हेतु कथन देखो, विजयनगर हेतु कथन, विजयनगर हेतु कथन, क्या चीज? कथन। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? डोमिंगोन्स की। किसकी? डोमिंगोन्स। डोमिंगोन्स। इस डोमिंगोन्स ने क्या कहा कि इसका जो आकार था, इसका जो आकार था वो कितना? रोम के जितना बड़ा था। मैंने ये देखा कि जो विजयनगर साम्राज्य है, इस विजयनगर साम्राज्य का आकार, विजयनगर साम्राज्य का आकार जो था वो कितना बड़ा? रोम के जितना बड़ा था। और ये विश्व का सबसे सुव्यवस्थित नगर था। तो ध्यान रखना कि डोमिंगोन्स कहता है कि इसका आकार रोम के जितना बड़ा, इसका आकार जो था विजयनगर साम्राज्य का, इसका आकार कितना? रोम के बराबर था। रोम, ठीक है ना, रोम के बराबर, रोम के बराबर तथा यह विश्व का सबसे सुव्यवस्थित नगर था। यह विश्व का सबसे सुव्यवस्थित नगर था। सबसे सुव्यवस्थित नगर था। सुव्यवस्थित नगर था। आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये बात डोमिंगोन्स ने कही है। किसके लिए कही है? विजयनगर के लिए कही है। किसके लिए कही है? विजयनगर के लिए कही है। विशेष बात क्या है? डोमिंगोन्स जो थे वो वस्तुतः कृष्णदेवराय के समय भारत में आए थे। कहां? कृष्णदेवराय के समय भारत आए। लगभग 1520 से लेकर के 1522 ईस्वी तक ये भारत में है। और डोमिंगोन्स वस्तुतः क्या थे? पुर्तगाली इतिहासकार, या जिसे हम पुर्तगाली यात्री बोलते हैं। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। डोमिंगोन्स किसके समय में आए थे? तो डोमिंगोन्स जो थे वो पुर्तगाली यात्री थे। पहली बात तो याद रखना कि पुर्तगाली यात्री थे। क्या थे? पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है। 1520 से 22 के दौरान, 1520 से 22 के दौरान कृष्णदेवराय, क्या चीज? कृष्णदेवराय के समय भारत आए। कृष्णदेवराय के समय, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है प्रश्न, ध्यान रखना कि कृष्णदेवराय के समय आए। किसके समय आए थे? कृष्णदेवराय के समय ये कहां पर आए थे? विजयनगर की यात्रा की। और इन्होंने इस विजयनगर को रोम के जितना बड़ा बताया और विश्व का सबसे सुव्यवस्थित नगर बताया। किसने बताया? ये डोमिंगोन्स ने बताया। किसने बताया है? डोमिंगोन्स ने बताया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? इसके अलावा ध्यान रखना, एक विशेष महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न बनते हैं विजयनगर साम्राज्य से, वो प्रश्न ये बनते हैं कि इस दौरान इतिहासकार बहुत आए, बहुत सारे विदेशी यात्री यहाँ भारत में आए थे और उन्हीं से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। जैसे डोमिंगोन्स से पूछ लिया जाएगा कि जो है डोमिंगोन्स ने किस नगर की तुलना रोम के साथ में की है तथा विश्व का सबसे सुव्यवस्थित नगर बताया, तो याद रखना विजयनगर का बताया। अभी हमने विजयनगर की बेसिक जानकारी बात प्राप्त की है कि कैसे स्थापित हुआ है। अभी तो बहुत सारी चीजें विशेष हम डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ध्यान रखना कि किसके समय आया? कृष्णदेवराय के समय आया। किसके समय? कृष्णदेवराय के समय आया। कहां का था? पुर्तगाली यात्री। कब आया? 1520 से 1522 के दौरान जो ये है भारत में निवास करता है। अब इसके अलावा देखो ध्यान रखना, एक विशेष महत्वपूर्ण यात्री आए थे जिनका नाम था अब्दुल रजाक। क्या था? अब्दुल रजाक वस्तुतः फारस का विद्वान माना जाता है, जो कि 1443-44 ईस्वी के दौरान ये भारत आया। देवराय द्वितीय के समय। कौन? देवराय द्वितीय के समय कौन आया था? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक कौन आया था? अब्दुल रजाक। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब्दुल रजाक जो था वो कब आया भारत में? तो ध्यान रखिएगा कि 1443-44 के दौरान, 1443-44 ईस्वी के दौरान, ईस्वी कब आया? 1443-44 ईस्वी के दौरान ये क्या है? भारत आया।
ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से क्या बनता है कि साहब किसके समय में आया, ठीक है, किसके समय में आया, तो ध्यान रखिएगा कि ये देवराय द्वितीय के समय आया। किसके समय आया, देवराय द्वितीय के समय, देवराय द्वितीय के समय ये भारत आता है, द्वितीय के समय, देवराय द्वितीय के समय कहां पर आया था, ये भारत आया। कहां का था, फारस का विद्वान था, फारस का विद्वान था। कहां का विद्वान था, फारस का विद्वान था। कौन, अब्दुल रजाक। कौन था, अब्दुल रजाक। अब देखो ये क्यों महत्वपूर्ण है, अब्दुल रजाक ने एक स्टेटमेंट कहा। क्या स्टेटमेंट कहा, उन्होंने कहा कि संसार में विजयनगर जैसा, ये कथन मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा और जब इसका पतन मैं बताऊंगा तो आपको बहुत दुख भी होने वाला है। खैर, तो ध्यान रखना कि अब्दुल रजाक क्या कहते हैं कि संसार में विजयनगर जैसा सुंदर शहर न तो किसी ने देखा है और ना ही किसी ने सुना है। इसके समान संसार में अन्य कोई भी शहर नहीं है। क्या कहा, ध्यान रखना कि संसार में विजयनगर जैसा सुंदर शहर ना तो किसी ने देखा है और ना ही सुना है। ठीक है, देखिएगा कथन क्या है इसका, कि संसार में विजयनगर जैसा, विजयनगर जैसा सुंदर शहर ना तो किसी ने देखा है और न ही किसी ने सुना है, और न ही किसी ने सुना है। आ गई बात समझ में। उन्होंने कहा कि इतना भव्य, इतना सुंदर है कि इसके जैसा सुंदर शहर और किसी ने देखा भी नहीं होगा और ना ही इतना ज्यादा सुंदर शहर किसी ने देखा होगा। संसार में इसके समान अन्य कोई भी शहर नहीं है। संसार में इसके समान, संसार में इसके समान, इसके समान अन्य कोई शहर नहीं है, अन्य कोई शहर नहीं है, अन्य कोई शहर नहीं है। तो ये बात किसने कही थी, अब्दुल रजाक ने कही। ध्यान रखना, अब्दुल रजाक भारत में जो है वस्तुतः 1443-44 ईस्वी के दौरान आते हैं, देवराय द्वितीय के समय आते हैं। फारस का विद्वान था। इसने कथन क्या कहा कि ये एक तरीके से हम मोटा मोटा बोले तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें संसार का सबसे सुंदर नगर बता दिया। किसको, विजयनगर को। किसको, विजयनगर को। आगे इसका विजयनगर का वर्णन करते हुए कहता है कि ये नगर एक के अंदर एक कुल 7 दीवारों से घिरा हुआ है और विजयनगर में लगभग 300 बंदरगाह है जहां स्वर्ण, मोती, रत्न और खुले जो है, स्वर्ण, मोती और रत्न जो है खुले आम बिकते हैं। जिस प्रकार से सब्जी के मंडी लगती है, ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ स्वर्ण आभूषणों की क्या लगती है, मंडी लगती है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना कि यह नगर क्या बोलता है वो, कि यह नगर, यह नगर एक के अंदर एक, एक के अंदर क्या कहता है कि ये नगर एक के अंदर एक कुल 7 दीवारों, एक कुल 7 दीवारों से घिरा है, 7 दीवारों से घिरा है। जहां 300 बंदरगाहें, 300 बंदरगाहें और स्वर्ण, चांदी, रत्न आभूषण, रत्न आभूषण
खुले आम बिकते हैं, खुले आम बिकते हैं। तो ये इतना खतरनाक वाला जो है स्टेटमेंट दिया था किसने? अब्दुल रजाक ने। किसने दिया था? अब्दुल रजाक ने। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये दो स्टेटमेंट जब आप देखते हो, ठीक है ना, तो इससे आपको इस नगर की भव्यता का जो है, इस नगर की भव्यता का अनुमान अपने आप स्वतः ही हो जाता है। इसीलिए तो भैया भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है ना। आगे बात समझ में क्लियर है? कितना जो है सबसे ज्यादा जो है समृद्ध प्रांत कोई हुआ करता था तो वो वस्तुतः दक्षिण भारत हुआ करता था, जिसे अंग्रेजों ने बहुत भयानक रूप से क्या करा था? लूटा था। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये हमने बात की कि एक तो इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी स्थापना कैसे हुई और किन किन विद्वानों ने इसके लिए क्या क्या कथन कहे हैं। अब चलिए बात करते हैं विशेष रूप से विजयनगर साम्राज्य की। अब देखो यहां से आपका बहुत बेसिक सा प्रश्न बनता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य से आपका प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। विजयनगर या बहमनी में से दोनों में से कोई एक प्रश्न आपका अवश्य आपसे एग्जामिनर जो है परीक्षा में पूछा करता है, ठीक है। देखो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले हम बात करते हैं शासन करने वाले राजवंश। शासन करने वाले राजवंश कि विजयनगर के ऊपर किन किन राजवंशों ने शासन किया, ठीक है। किन किन राजवंशों ने क्या है कि शासन किया, ठीक है। आगे बात समझ, यहां पर हम एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं। एक तरफ तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वंश और दूसरी तरफ इसके सामने मैं लिख रहा हूं संस्थापक। दूसरा और मैं क्या लिख रहा हूं? संस्थापक। देखिए सबसे पहला जो वंश आया वो आया संगम। क्या आया? संगम वंश। नंबर 1 कौन सा वंश? संगम वंश, ठीक है। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि हरिहर और जो बुक्का थे इनके पिताजी का नाम था संगम यादव और इन्होंने अपने पिता के नाम पर ही जो है संगम वंश की नींव डाली। ध्यान रखना इसका, यदि आपसे संस्थापक पूछा जाए, क्या पूछा जाए? संस्थापक पूछा जाए तो आप संस्थापक क्या लिखोगे? हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का जो थे इस संगम वंश के क्या थे? संस्थापक थे। आगे बात समझ में, हरिहर और बुक्का जो है वो संगम वंश के क्या है? संस्थापक है। नंबर 2 पे बात करते हैं। संगम वंश के बाद में आया सालू वंश। कौन सा वंश? सालू वंश। संगम के बाद में कौन सा वंश आया? सालू वंश। और सालू वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था नरसिंह सालू। क्या नाम था? नरसिंह सालू। सालू वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? नरसिंह सालू। आगे बात समझ में क्लियर है? तो दूसरा राजवंश कौन सा है? सालू वंश। तीसरा कौन सा? तालु वंश। नंबर 3 जो है वो आपका आता है तालु वंश। कौन सा वंश? तालु वंश। देखो संगम, सालू, तालु, ठीक है। तालु का जो था वो संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। कौन है? वीर नरसिंह। ध्यान रखना तालु का कौन है? वीर नरसिंह। कौन है? वीर नरसिंह। आ गई बात समझ में? तालु का कौन है? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। और लास्ट इस यहां पर विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो अंतिम जो राजवंश था वो कौन सा? अरविडु वंश। कौन सा? अरविडु वंश। और इस अरविडु वंश का जो संस्थापक था वो था तिरुमल। नंबर 4 अरविडु वंश। कौन सा? अरविडु या कई जगह आरविडु भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अरविडु वंश। कौन सा? अरविडु वंश। और इस अरविडु वंश का जो संस्थापक था वो था तिरुमल। कौन था? तिरुमल। कौन था? तिरुमल। अब देखो ध्यान दो,
जैसे ही विजयनगर साम्राज्य में आपको बात आए कि कौन कौन से राजवंशों ने जो है यहां पर शासन किया, तो आपको क्या करना है, आप ये सोचना कि विजयनगर जो था वो भैया विजयनगर में तो जो है सोना चांदी बिका करता था। क्या बिका करता था? सोना चांदी बिका करता था। इसलिए सोना चांदी बिकेगा तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि सोना चांदी रत्न आभूषण बिकते थे, सर ने ये कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत सस्ता था। क्या था? विजयनगर बहुत सस्ता था। कैसा था? सस्ता था। तो सस्ता को हम कैसे लिखते हैं? देखो ध्यान दो, सस्ता को हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं सस्ता। क्या लिखते हैं? सस्ता। ये आपकी इसकी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। विजयनगर क्या था? बहुत ज्यादा सस्ता था। क्या था? सस्ता था। अगली बात समझ में, इसका मतलब ये विजयनगर के ऊपर साम्राज्य करने वाले 4 राजवंशों का क्रम पूछा जाता है। ध्यान देना, क्या पूछा जाता है? चार साम्राज्यों या 4 राजवंशों का क्या पूछा जाता है? क्रम पूछा जाता है। तो यही बात याद रखना कि सर ने कहा था कि विजयनगर साम्राज्य में रत्न आभूषण सोना और चांदी जो है खुले आम बिका करते थे। ये बात अब्दुल रजाक ने कही। इसका मतलब क्या हुआ कि साहब विजयनगर जो था वो क्या था? बहुत ही सस्ता था। क्या था? बहुत ही सस्ता था। और सस्ता को कैसे लिखेंगे? SSTA। क्या लिखेंगे? सस्ता। लिख दिया सस्ता। तो इसका मतलब पहला वंश राजवंश कौन सा? संगम, दूसरा सालू, तीसरा तालु और चौथा आरवीडू वंश। हम इन्हीं राजवंशों की जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। संगम वंश का संस्थापक पूछ ले तो हरिहर और बुक्का ध्यान रखना। सालू का कौन सा? नरसिंह सालू। तालु का वीर नरसिंह। और आरवीडू का जो था वो कौन था? तिरुमल यहाँ पर जो है क्या हुआ करता है? इसका संस्थापक हुआ करता था। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये हमने बात कर ली एक तरीके से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई और कैसे जो है इसकी स्थापना की गई, और यहाँ पर कौन कौन से राजवंशों ने जो है क्रम से शासन स्थापित किया। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। अब जो है बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है उसी के ऊपर अब विशेष रूप से एक एक चीज को हम बहुत ज्यादा डिटेल के साथ में और मस्ती से पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार की चिंता कौन नहीं करना है भैया, ठीक है। देखिए बात करते हैं विजयनगर की। किसकी बात करते हैं? विजयनगर की। तो देखो ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। आपसे सीधा सीधा बेसिक 1 लाइन प्रश्न पूछा जाता है कि विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्थापना की गई हरिहर और बुक्का के द्वारा। किन परिस्थिति में हुई वो भी मैंने आपको बताया। देखो पहला ही साधारण सा आपका प्रश्न आता है, क्या आता है कि हरि जो है स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा, स्थापना की गई थी हरिहर व बुक्का के द्वारा। किसके द्वारा? हरिहर वे बुक्का। ये दोनों के दोनों क्या थे? आपस में भाई थे। ठीक है, क्या थे? आपस में भाई थे। इन्होंने क्या किया? जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान स्थापित प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था। कौन सा? ध्यान रखना, जो है विजयनगर साम्राज्य। इनकी बात करें पिताजी की, किसकी बात करें हम लोग? इनके पिताजी की। तो पिताजी का जो नाम था, क्या नाम था? संगम यादव। क्या नाम था? संगम यादव। और इसी आधार पर जो है इन्होंने कौन से राजवंश की नींव डाली? जो है संगम वंश की नींव डाली थी। ठीक है, संगम यादव थे। और ये संगम यादव वस्तुतः ध्यान रखना कि होयसेल, क्या चीज? होयसेल या काकतीय वंश हम बोलते हैं, या काकतीय वंश, क्या चीज? काकतीय वंश के सामंत थे। काकतीय वंश के सामंत माने जाते हैं। सामंत माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। होयसेल या काकतीय वंश के क्या माने जाते हैं? ये सामंत माने जाते थे। कौन? संगम यादव। कौन? संगम यादव। आगे बात करते हैं कि स्थापना हो गई। अब बात करें स्थापना कब की गई, तो मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना जो की गई वो 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ये भी आपका सीधा सा प्रश्न बनता है, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं MBT। ठीक है, MBT का मतलब क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या चीज? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, आगे बात समझ में। सीधा सीधा आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से राजवंश? तो तुगलक राजवंश।
ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजवंश था, जो है तुगलक राजवंश था। और इसी तुगलक राजवंश के दौरान जो है इस विजयनगर साम्राज्य की क्या पड़ती है, आपकी स्थापना होती है। स्थापना का उद्देश्य क्या था, एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की क्या करना, नींव डालना। स्थापना का उद्देश्य क्या था, ध्यान रखना। स्थापना का उद्देश्य हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और इसी में हम बात कर रहे हैं स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यह है कि एक हिंदू जो है शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की क्या डालना चाहते थे, नींव डालने चाहते थे। एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की नींव डालना, हिंदू साम्राज्य की नींव डालना, हिंदू साम्राज्य की नींव डालना। आ गई बात समझ में, क्लियर है। इसका ये क्या है, मुख्य उद्देश्य है। आ गई बात समझ में, क्लियर है ना। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट मत रखना भैया। स्थापना क्यों हुई, तो मैंने आपको कहा कि स्थापना आपको बता दिया मैंने कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांपिल्य अभियान के दौरान हरिहर और बुक्का को क्या कर लिया था, कैद किया। और कैद करने के बाद में उनसे जबरदस्ती इस्लाम धर्म क्या करवा दिया गया था, स्वीकार करवा दिया गया था। इसी चीज से जो है नाराज हुए, नाखुश हुए, कौन, हरिहर और बुक्का। आगे बात समझ में क्लियर है। और जब इनको इस्लाम स्वीकार कर दिया गया, तो इस्लाम स्वीकार करवाने के बाद ये दोनों के दोनों जो लोग हैं, जब दक्षिण भारत अभियान के ऊपर जाते हैं, तो दक्षिण भारत अभियान के दौरान तुंगभद्रा नदी, कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी, यहां तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना, माधव विद्यारण्य, क्या नाम था, माधव विद्यारण्य। इन माधव विद्यारण्य ने हरिहर और बुक्का की, दोनों की, किसकी, हरिहर और बुक्का की, दोनों की क्या करी, शुद्धिकरण किया इनका यज्ञ हवन के द्वारा। और शुद्धिकरण करने के साथ ही साथ इन दोनों को क्या बना दिया, वापस, ध्यान रखना, हिंदू बना दिया गया। क्या बना दिया गया, वापस हिंदू बना दिया गया। और वहीं से जो है इन्होंने हिंदू साम्राज्य की क्या डाली, नींव डाली थी। देखिएगा, मोस्ट लाइन लिख रहा हूं कि एमबीटी द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, एमबीटी द्वारा हरिहर व बुक्का को, हरिहर व बुक्का को जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवा, दक्षिण भारत अभियान पर भेजा गया। दक्षिण भारत अभियान पर भेजा, भारत अभियान पर भेजा। ठीक है, कहां पर भेजा, भारत दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। तो दोनों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। क्या किया, दोनों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और स्वतंत्र घोषित करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना, कौन सी नदी के किनारे, तो देखो ये रही आपकी नदी, कौन सी नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है। कौन सी नदी है, तुंगभद्रा नदी। इसी तुंगभद्रा के नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है दोनों लोग कौन है, एक तो आपका हरिहर और दूसरा कौन सा जो है, बुक्का। दूसरा कौन सा है, बुक्का। इनका गुरु हुआ करते थे, इनके गुरु थे। कौन गुरु थे साहब, सुनना, इन दोनों के गुरु थे। कौन थे गुरु, जिनका नाम था माधव विद्यारण्य। क्या नाम है गुरु का, गुरु का नाम क्या है, माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य
क्या चीज है? गुरु का नाम क्या है? माधव विद्यारण्य। ये क्या है? इनके दोनों के गुरु हैं, दोनों के गुरु थे। कौन? माधव विद्यारण्य। इन्हीं माधव विद्यारण्य ने यही तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या किया? हवन किया। क्या किया? हवन किया, यज्ञ किया। और इसी हवन और यज्ञ के द्वारा जो है इन दोनों को जो है क्या किया? एक बार पुनः इनका शुद्धिकरण किया। क्या किया? इनका शुद्धिकरण किया यहाँ पर हवन करने के बाद में। आ गई बात समझ में? तो कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ध्यान रखना, कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना भाई। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं लिख रहा हूं कि इनके गुरु ने हरिहर वे बुक्का का, हरिहर वे बुक्का का गुरु ने शुद्धिकरण कर पुनः हिंदू हिंदू बनाया, पुनः हिंदू बनाया। पुनः हिंदू बनाया। ठीक है, आ गई बात समझ में? कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। आ गई बात समझ? क्लियर है ना? अब देखो ध्यान रखना, यहीं पर तुंगभद्रा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे वो सायण से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? सायण जो कि उस समय के महान विद्वान माने जाते थे, वेदों के भाष्यकार थे। किसके? वेदों के भाष्य, वेदों के ऊपर टीका लिखने वाले महान विद्वान थे दक्षिण भारत के, जिनका नाम क्या था? सायण। इन सायण से मिले और सायण से तुंगभद्रा नदी के किनारे मिलने के बाद ही जो है इन्होंने क्या किया था? विजयनगर को क्या बनाया? विजयनगर की क्या करी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और साथ ही साथ जो है इसकी राजधानी बनाया। किसको? मैंने आपको यहां पर लिखा है, देखो नदी राजधानी कौन सी थी? अनेगोंडी। क्या नाम था? अनेगोंडी। आ गई बात समझ में? ध्यान रखिएगा कि तुंगभद्रा नदी के किनारे ही, कहां पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बन जाती है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे ही, तुंगभद्रा नदी के किनारे ही महान विद्वान क्या नाम था? सायण। और सायण जो थे वो क्या थे? वेदों के भाष्यकार। वेदों के भाष्यकार। वेदों के भाष्यकार से मिले तथा विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आ गई बात समझ में? विजयनगर की राजधानी आपसे पूछ ले तो राजधानी क्या थी? अनेगोंडी। ठीक है, आ गई बात समझ में? पहली जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अनेगोंडी। तो विजयनगर अनेगोंडी को विजयनगर साम्राज्य की
प्रथम राजधानी बनाया, प्रथम राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। इस प्रकार से एक तरीके से हमने बात की कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की क्या डलती है, नींव डलती है। ठीक है, अगली बात समझ में। देखो, मध्यकालीन भारत या दिल्ली सल्तनत काल में दो सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों की स्थापना हुई है। एक तो कौन सा बहमनी साम्राज्य हसन गांगू के द्वारा, ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा जो था आपका कौन सा था, विजयनगर साम्राज्य। कौन सा, विजयनगर साम्राज्य। यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस विजयनगर साम्राज्य को थोड़ा समझे हम लोग। तो देखो, एक आपकी नदी है, कौन सी है, कृष्णा नदी। समझना इसको, आपकी कौन सी नदी है, कृष्णा। दूसरी आपकी नदी कौन सी है, तुंगभद्रा। क्या है, तुंगभद्रा। समझना इसको, एक तो कृष्णा, दूसरा कौन सा है, तुंगभद्रा। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसी क्षेत्र को, एक तो ध्यान रखना, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दक्कन का अखाड़ा कहा जाता है। पहली बात ध्यान रखना, एक तो इसको क्या कहा जाता है, दक्कन का अखाड़ा कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, ध्यान रखना, इसको हम एक तो बोलते हैं रायचूर दोआब क्षेत्र, रायचूर दोआब क्षेत्र। ठीक है, दूसरा इसे हम बोलते हैं दक्कन का अखाड़ा। क्या बोलते हैं, दक्कन का अखाड़ा। दक्कन का अखाड़ा कहते हैं हम इसको। दक्कन का अखाड़ा क्यों कहते हैं, यदि दक्षिण भारत के राजवंशों की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये आगे का पूरा जो क्षेत्र है, ये आपका जो क्षेत्र है, ये पूरा उस समय जो है एक तरीके से दिल्ली सल्तनत में हिस्सा था। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत है। आगे बात समझ में। दक्षिण तक जो है वस्तुतः तुगलक वंश के काल के दौरान जो है दक्षिण तक आप लोगों को पता है कि दिल्ली सल्तनत का क्या हो चुका था, विस्तार हो गया था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। दो नदियों के बीच का एक तो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, दोआब क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, दोआब क्षेत्र कहलाता है। दक्कन का अखाड़ा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र, वस्तुतः इसी को बोलते हैं रायचूर दोआब, इसी को बोलते हैं हम लोग दक्कन का अखाड़ा। ध्यान देना कि इसी क्षेत्र के ऊपर अधिकार करने के लिए, ध्यान रखना कि इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, अधिकार हेतु विजयनगर व बहमनी, क्या चीज, विजयनगर व बहमनी, विजयनगर व बहमनी के मध्य हमेशा क्या रहा, संघर्ष रहा, के मध्य संघर्ष हुआ। मध्य क्या हुआ था, संघर्ष हुआ। आपसे ये बेसिक सा प्रश्न है कि विजयनगर और जो है बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो ध्यान रखना मुख्य कारण है कौन सा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कारण है, रायचूर दोआब क्षेत्र। इसी रायचूर दोआब क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दक्कन का अखाड़ा। पहले दक्षिण भारत राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर वातापी बादामी चालुक्यों का अधिकार हुआ करता था।
किसका? वातापी बादामी चालुक्यों का अधिकार हुआ करता था। इधर यहां कांचीपुरम के पल्लव थे। किसके? कांचीपुरम के पल्लव। तो चालुक्य और पल्लव संघर्ष चला लगभग 200 साल। किसके लिए? इसी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र के ऊपर अधिकार करने के लिए। इसके पीछे कारण क्या है भाई? चूंकि सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र रहा, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र रहा, सोने और जो है लोहे की खानें यहां पर विशेष रूप से यहीं पर हुआ करती थी। आगे बात समझ में क्लियर है? तो चाहे हम प्राचीन भारत की बात करें, चाहे मध्यकालीन भारत की बात करें, ये जो क्षेत्र है ये हमेशा हॉट सीट रहा। ये क्षेत्र हमेशा क्या रहा? हॉट सीट रहा। इसके ऊपर अधिकार करने के लिए जो है उस समय के राजवंश आपस में लड़ते रहे। चाहे प्राचीन भारत में हम बात कर ले चालुक्यों की और पल्लवों की, चाहे मध्यकालीन हम या दिल्ली सल्तनत काल के दौरान बात करें तो कौन? ध्यान रखना, विजयनगरी और बहमनी साम्राज्य। और इसी के ऊपर अधिकार करने में किसी एक का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे किसका होएगा? विजयनगर का। और बहमनी को आगे जाकर के मुगल जीत जाएंगे। बहमनी में वैसे ही आपस में फूट थी। तो दोनों ध्यान रखना, यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यह बन जाता है कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, ध्यान दो, क्या चीज? बहमनी और विजयनगर साम्राज्य दोनों की सीमाओं का निर्धारण कौन सी नदी के द्वारा? तो कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी के द्वारा बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की क्या होता था? सीमाओं का निर्धारण था। अब देखो, ध्यान दो कैसे। यहां पर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? ये एक तरीके से जो पूरा क्षेत्र था, यहां पर जो आपका साम्राज्य है, ये आपका साम्राज्य किसका है? ये आपका बहमनी है। क्या है? बहमनी है। कौन सा है? बहमनी है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? और दूसरा तुंगभद्रा नदी। ठीक है, अब यहां का पूरा जो क्षेत्र है, ये आपका जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र आपका कौन सा साम्राज्य है? ये आपका विजयनगर साम्राज्य है। ये आपका क्या है? विजयनगर साम्राज्य है। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि दोनों के दोनों क्षेत्र, दोनों के दोनों जो राजवंश है, इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार करने के लिए लंबा संघर्ष किया इन्होंने, और अंततः वस्तुतः विजयनगर जो है वो क्या हो गया था? जो है समाप्त हो गया एक तरीके से। तो ध्यान देना क्या चीज कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, बहमनी और विजयनगर दोनों साम्राज्य की सीमा का निर्धारण किस नदी के किनारे, किस नदी के द्वारा? कृष्णा नदी के द्वारा। तो नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं कि बहमनी वे विजयनगर, बहमनी वे विजयनगर दोनों की सीमाओं का निर्धारण, दोनों की सीमाओं का निर्धारण, दोनों की सीमाओं का निर्धारण कौन सी नदी करती थी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। आ गई बात समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये प्रश्न बन सकता है, कृष्णा नदी के द्वारा, कृष्णा नदी के द्वारा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस मैप को थोड़ा सा आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये हमने बात कर ली किसकी? विजयनगर साम्राज्य की, किस तरीके से जो है विजयनगर साम्राज्य का विस्तार था। अब देखो, यहां से ही आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अनेगोंडी। कौन सी थी? अनेगोंडी। आ गई बात समझ में? तो प्रथम राजधानी अनेगोंडी, बाद में विजयनगर, बाद में बेनगोंडा और बाद में चंद्रगिरी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों का क्रम बताइए, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो मैं बता रहा हूं यहां पर राजधानियों का क्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, इसको प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी में। क्या चीज? राजधानियों का क्रम। राजधानियों का क्रम क्या था? विजयनगर की राजधानियों का क्रम बताइए। तो ध्यान रखना, प्रथम जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी कौन सी? ध्यान रखिएगा, प्रथम राजधानी आपकी कौन सी? अनेगोंडी। प्रथम राजधानी कौन सी? अनेगोंडी। कौन सी है? अनेगोंडी। अनेगोंडी के बाद में ध्यान रखना क्या चीज? विजयनगर। अनेगोंडी के बाद में क्या रहा? विजयनगर रहा। क्या रहा?
विजयनगर इसकी राजधानी बनी। विजयनगर के बाद में बेनगोंडा, या कई जगह आपको शब्द मिलता है पेनगोंडा। क्या चीज? बेनगोंडा। क्या चीज? बेनगोंडा। बेनगोंडा, या यहीं पर शब्द मिल जाएगा क्या? पेनगोंडा। क्या शब्द मिलता है? पेनगोंडा। ठीक है। अंतिम जो राजधानी रही वो राजधानी क्या थी? चंद्रगिरी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी कौन सी थी, और या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो प्रथम राजधानी ध्यान रखना क्या थी? अनेगोंडी। अंतिम राजधानी क्या थी? चंद्रगिरी। क्या था? चंद्रगिरी। क्या था? चंद्रगिरी। अंतिम राजधानी आपकी क्या है? चंद्रगिरी। ठीक है ना, अंतिम राजधानी चंद्रगिरी, याद रखना, चंद्रगिरी। अंतिम राजधानी के रूप में क्या था? चंद्रगिरी। आगे बात समझ में क्लियर है ना? ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हमने बात की कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई है? स्थापना हुई है, और किस प्रकार से विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों की सीमाओं का निर्धारण होता था, और क्यों जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य विवाद रहा, किस क्षेत्र को लेकर के विवाद रहा, कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण विद्वानों की भी हमने बात की कि किस प्रकार से विद्वानों ने अलग अलग कथन किए हैं विजयनगर साम्राज्य के लिए, और किन परिस्थितियों में जो है विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई थी? स्थापना हुई। अगली जो हमारी क्लास होने वाली है, अब उसको हम लोग उसमें बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं, जहां हम सबसे पहला जो राजवंश बताया मैंने, कौन सा? संगम वंश। कौन सा? संगम वंश। देखो SSTA याद रखना। ठीक है, संगम, सालू, तालु और आरविडू। ठीक है ना, ये चार जो राजवंश है, इन चार राजवंशों ने विजयनगर के ऊपर क्या किया था? शासन स्थापित किया था, और अपना किस प्रकार से साम्राज्य इन्होंने संचालन किया। सबसे महत्वपूर्ण राजवंश कौन सा था, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कृष्णदेवराय की, हम बात करेंगे तेनालीरामा की, लेकिन वे सारी की सारी बातें करेंगे हमारे आने वाली अगली क्लासों में। तब तक के लिए उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। आप लोग जल्द से जल्द सफल हो, ये मेरी आप लोगों के लिए मनोकामनाएं, शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।